आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। मित्रों, मेवाड़ की इस धरती पर सर्वप्रथम तो मैं जिसे भारत के शौर्य और पराक्रम की राजधानी कह सकते हैं, मैं नमन करता हूं। जब इस क्षेत्र में आते हैं तो एक आत्म गौरव और शौर्य का अनुभव होता है, जो कि यहाँ पर आकर हमें महाराणा प्रताप, राणा पूजा भील, मीराबाई जी, अन्नाधाय, भामाशाह यानी दान देखना हो, बलिदान देखना हो, स्वाभिमान देखना हो, सभी की प्रेरणा इस धरती से मिलती है। परंतु इधर जब हम यहाँ आते हैं तो आजकल एक कष्ट और वेदना का अनुभव भी होता है। कष्ट और वेदना का अनुभव इसलिए कि ये वो धरती है जिसके सर को कोई झुका नहीं पाया, जिसके लिए हमने बचपन में इस मेवाड़ की धरती के लिए वो पंक्ति सुनी थी कि जमा सके इस अधिकार कभी, खिलजी लेकर हथियार नहीं, ठहर सकी इस पर क्षण भर अकबर की भी तलवार। अफसोस कि वो तलवार जहां सर झुक नहीं पाया, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में अशोक गहलोत जी के शासनकाल में सर तन से जुदा किया। और उससे बड़े दुख की बात यह है, ये वो राज्य है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको याद हो, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा था कि देशद्रोह का कानून यानी सेडिशन लॉ, उसको वो गलत मानती है, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, इसलिए हम इसको समाप्त करेंगे। मगर यदि 2019 के बाद पहला राज्य था जिसने सेडिशन के कानून का, देशद्रोह के कानून का प्रयोग किया, तो वो राजस्थान था। किसके विरुद्ध? इस संतन से जुड़ा जैसे वाले नारे लगाने वाले लोगों के खिलाफ नहीं, विधायकों के खिलाफ। किन विधायकों के खिलाफ? अपनी कांग्रेस पार्टी के विधायकों के खिलाफ, जो उनके विरोधी गुट के माने जाते थे। यह दर्शाता है कि यहाँ पर किस प्रकार की दुखद परिस्थितियों का निर्माण हुआ, चाहे रतन सोनी की हत्या हो या बांसवाड़ा में 2 छात्राओं द्वारा दुखद परिस्थितियों में आत्महत्या, प्रतापगढ़ क्षेत्र में महिला का जिस प्रकार से अपमान किया गया, आदिवासी समुदाय की महिलाओं के साथ जिस प्रकार के अपमान की बात होती है, उसे देखकर इस शौर्य की धरती पर कभी कभी मन का धैर्य जवाब देता है। इसलिए मैं साफ सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की सरकार से, क्या आपकी आदत नहीं बदली है और फितरत नहीं बदली? क्या आतंकवाद का समर्थन करके भी आप महिलाओं के अत्याचार, अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार, इन सब में राजस्थान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। और मैं ये भी कहूं, पेट्रोल और डीजल के दामों में भी पूरे देश में अव्वल रहने का काम अशोक गहलोत के दौरे हुकूमत में, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में राजस्थान में। इसलिए और उसके ऊपर उनकी पार्टी में जन सरोकार, जन समस्याओं से मुंह मोड़कर आपसी लड़ाई और द्वंद्व में ही उनकी सरकार का कार्यकाल जाता है। इसलिए यदि मैं एक पंक्ति में कहूं तो कांग्रेस के शासनकाल में नौजवान हैरान, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि कितनी बार पेपर लीक हो, किसान परेशान, कानून व्यवस्था लहूलुहान, सरकार में आपसी घमासान और किताबों में महाराणा प्रताप की जगह अकबर। ये है 5 साल का कांग्रेस के शासन का राजस्थान। दूसरी तरफ अगर हम देखें केंद्र में कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला, राजस्थान में भी 83 लाख घरों में शौचालय मिला है। उज्ज्वला योजना के तहत राजस्थान में भी 70 लाख उन गरीब महिलाओं को गैस का कनेक्शन मिला जिनके लिए गैस का कनेक्शन बहुत बड़ी बात हुआ करती है। देश में यदि 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है, तो 80 लाख किसानों को राजस्थान में भी किसान सम्मान निधि मिली है। हमने जो काम किया है वो पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ।
यहां तक कि अगर आप जो ट्राइबल कंपोनेंट है बजट, उसके बजट एलोकेशन को देखेंगे तो इनके जमाने में 2013-14 में 20,000 करोड़ था और हमारे टाइम में आते आते 1,20,000। जनजातीय क्षेत्रों में हम देखें तो जनजातीय गौरव दिवस स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। नवंबर के महीने में ही हम उसे गौरव के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने का काम हमारी केंद्र सरकार, पूरे भारत में स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदाय का जो योगदान है वो उसको स्थापित करने के लिए दर्जनों जगहों के ऊपर जनजातीय म्यूजियम संग्रहालय बनाए गए जिसमें उनके इतिहास की गौरव गाथाओं को। इसलिए एक तरफ केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से काम करती हुई सरकार, दूसरी तरफ राजस्थान को परेशान, हैरान और लहूलुहान करती हुई अशोक गहलोत जी की सरकार। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? ये राजस्थान एक ऐसा राज्य रहा जो अद्भुत है। किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ होगा कि वो जिसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे थे वो बागी हो। अशोक गहलोत जी की बात, जहां का मुख्यमंत्री बागी खेमे में माना जाए, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी बागी खेमे में माना जाए, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी बागी खेमे माने जाए, जहां पर केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में वो अजय माकन जी की फाइट आपको याद हो, जो विधायक मिलने नहीं आए, मैं जाकर हाईकमान से शिकायत करूंगा, बड़े भैया आपकी होकर ये स्थिति देखने को मिली हो। और अब क्या कहा जाए, ये तथाकथित मोहब्बत की दुकान चलाने वालों के दिल में एक दूसरे के लिए क्या मोहब्बत है, भाई मैं नहीं कह रहा हूं, वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बकौल कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत जिंदाबाद और राहुल गांधी और सोनिया गांधी मुर्दाबाद। इसके बाद भी कुछ कहने को रह जाता है, क्या वाद, क्या विवाद, क्या संवाद, क्या प्रवाद। इसीलिए राजस्थान की जनता को इन कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की जनता इन चुनावों में निर्णायक, प्रभावी और प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगी और अशोक गहलोत जी की सरकार से जिस प्रकार के कष्ट मिल रहे हैं उनका निवारण। एक बिंदु मैं और कह देना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि राज्यों के चुनावों में आप अंतर्राष्ट्रीय विषयों को क्यों ले आते? कांग्रेस वर्किंग कमेटी फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पारित करती है, हमास के मुंह में दही जमा के क्यों बैठता? हम भी फिलिस्तीन के पक्ष में है, परंतु भारत सरकार की स्थापित नीति है 70-75 वर्षों से कि शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा इजराइल के साथ सह अस्तित्व के साथ, अगर आप वार्ता पे ध्यान है, शांतिपूर्ण पे ध्यान है, सह अस्तित्व पे ध्यान है, वहां पर एक दूसरे को बर्बाद करने का विचार है। और उसके बाद पूछना चाहता हूं, ये रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर कभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया? भाई बताएं कौन से इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर उन्होंने प्रस्ताव पारित? उसके बाद प्रियंका गांधी जी का ट्वीट, उसके बाद सोनिया गांधी जी आर्टिकल लिखती है अखबारों में, क्रोनोलॉजी देखिए, यानी घटना का कालानुक्रम देखिए। फिर केरल में हमास का एक आतंकवादी रैली को संबोधित कर देता है और इसके बाद भी केरल से कश्मीर तक सेक्युलरिज्म के सारे सूरमा हमास के मामले पे मौन साधना में है और राम मंदिर के मामले में मुखर विरोध में है। यानी अब बिल्कुल साफ है कि यह तथाकथित INDIA गठबंधन जो कहता था जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, अब साफ लग रहा है इनका नारा है जुड़ेगा कट्टरपंथी, जीतेगा हमास। इसलिए मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं, हमारी नीति बहुत साफ है बतौर भारतीय जनता पार्टी, हमारी नीति बहुत साफ है केंद्र सरकार के रूप, आप अपनी नीति बताइए। अफसोस क्या है कि आतंकवाद या हो अपराध, हर चीज को सियासत के तराजू पर तौल कर देखा जाता है
ये अपने आप में बहुत दुखद और दुर्भाग्य। इसलिए मैं अंत में पुनः ये कहना चाहूंगा कि अशोक गहलोत जी के शासनकाल में नौजवान हैरान, किसान परेशान, कानून व्यवस्था लहूलुहान, सत्ताधारी दल में घमासान, किताबों में महाराणा प्रताप की जगह अकबर महान। परंतु अब की बार इस सरकार को निश्चित रूप से बदलेगा। इन दिनों गहलोत की गारंटियां जो है वो बीजेपी के निशाने पर है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि बीजेपी ने गहलोत की गारंटी बनाम मोदी की गारंटी जो है वो चुनाव को इस रूप में बनाना पड़ा है? देखिए, राजस्थान में लगभग 55 साल कांग्रेस ने शासन किया, आजादी के 78 साल, 55 साल। कोई पार्टी केंद्र में 50-55 साल शासन किया, कोई पार्टी नई नवेली पार्टी हो, आजकल है ना एक आध नई नवेली पार्टी हो, नई नवेली भी है, अजब अजमेरी भी है, अपने आप में एक पहली है, वो कहे कि हाँ साहब हम आएंगे और हम ये कमाल कर देंगे, ये कर देंगे, तो समझ में आता है। क्योंकि आप तो सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहे हुए हैं, सरकार में रह के चुपे चुकाए हैं, भ्रष्टाचार में डूबे उतराए हैं। अब आप क्या कह रहे हैं? और 50-55 साल सिर्फ आपकी पार्टी का शासन नहीं रहा, ज्यादातर समय आपके खानदान का शासन रहा है, परिवार का शासन रहा है। तब नहीं किया और अब कहते आप कर देंगे, तो वही जो एक कहावत है कि बाप ने हमारी मेड की बिटवा तीरंदाज। अब आगे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो साफ दर्शाते हैं कि वादे खोखले। हाँ, इन्होंने जो वादा किया था ना, किसान से पूरा हुआ ना, नौजवान का पूरा हुआ। गारंटी किस बात की मिली? गारंटी मिली अर्थव्यवस्था को ध्वस्त होने की, गारंटी मिली राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था को ध्वस्त, गारंटी मिली महिलाओं के अत्याचार, गारंटी मिली पेपर के लीक, गारंटी यह भी हो सकती है कि सरकार आने के बाद ये सरपंच से जुदा जैसी घटनाओं की भी गारंटी होती है। इसलिए राजस्थान की विवेकपूर्ण जनता ये समझती है। मैं खुदा कह रहा हूं, अपराध में भी टॉप पे, आतंकवाद का समर्थन देने में भी टॉप पे, और पेट्रोल डीजल की कीमत में भी टॉप पे। इसीलिए मैंने अर्थव्यवस्था की। सर, महिला सुरक्षा को लेके बीजेपी का अगला सबसे क्या होगा कि कड़ा कोई सुरक्षा के लिए कोई कानून बीजेपी लाना चाहती है और इम्प्लीमेंट देखिए, करना महिला चाहती है? सुरक्षा के लिए कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद। अगर आप याद करें तो हमने बलात्कार के आरोपियों की सजा बढ़ाई, माइनर्स के साथ बलात्कार करने वालों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान, हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की ताकि उसके ऊपर कड़ाई से कार्य हो। और सकारात्मक पक्ष में देखें तो महिलाओं को 6 महीने का पूर्ण वेतन के साथ मातृत्व अवकाश को हमने सुनिश्चित किया। अगर आप उस जन से देखिए तो पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी महिलाओं का पहली बार कमीशन हमारे टाइम में शुरू हुआ, और फाइटिंग फोर्स में भी, और जो युद्ध विमान उड़ाते हैं उनमें भी शुरुआत हुई। और उन सबसे ज्यादा अगर देखें, भारत की संसद ने भी अपने पिछले विशेष सत्र में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करके महिलाओं के लिए विधानसभा और संसद में स्थान किया। इतना ही नहीं, चांद के अछूते कोने को छूने वाला भारत पहला देश बना। तो प्रधानमंत्री जी ने उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा। मुझे लगता है जमीन से आसमान तक महिलाओं को काम से लेके सम्मान तक जो स्थान मोदी की सरकार ने दिया है वो अभूतपूर्व। जहाँ पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, वहाँ अभी 3-4 दिन पहले 29 अक्टूबर को केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को लेकर एक हलफनामा दिया है कि उसके बारे में किसी को जानने की, कोई जनता को जानने की जरूरत नहीं है। बड़ी विचित्र बात है जो लोग आरोप लगाते हैं। कारण क्या है, इनको क्या जरूरत है, तो पूरा वैसे ही अंदर कर लेते हैं। हम मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, चेक के द्वारा पैसा देने का तो प्रावधान था, ये तो मांग इन्हीं लोगों ने उठाई थी कि गोपनीय होना चाहिए। अदरवाइज चेक का प्रावधान तो पहले भी था। कोई भी संगठन या व्यक्ति या संस्थान या बिजनेस हाउस चेक के द्वारा किसी भी उसको दे सकता है। तब स्वयं कहा कि नहीं, चेक से द्वारा नहीं, क्योंकि उससे तो हर चीज एक्सपोज हो जाती है। जब यह व्यवस्था की गई, फिर भी इनके सामने समस्या क्या है कि इन्हें कोई भी चीज नंबर 1 में चाहिए ही नहीं। आदत और फितरत बन गई है नंबर 2 की, इसलिए ये बात। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया है कि जनता को जानने की इसकी जरूरत नहीं है कि किसने दिया है, क्या दिया है। यही तो कह रहा हूँ, राजनीतिक दलों ने ही ये बात कही थी
कि पॉलिटिकल डोनेशन यही दल जो आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने सीखा। उसने कहा भाई अगर आपको प्रत्यक्ष देना है तो आप चेक से दे सकते हैं, आप नहीं चाहते कि आपकी बात ओपन हो तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा दे सकते हैं, मगर उसमें खासियत यह है वो गोपनीय है मगर नंबर 1। सुधांशु जी एक बात बताएं, अभी जो ये लोकसभा चुनाव से पहले ये 5 राज्यों की विधानसभा है, क्या इसको आप सेमीफाइनल मानते हैं देश के लिए? देखिए हम हर चुनाव को पूरी गंभीरता से सेमीफाइनल मानते हैं? देखिए बहुत लोग सेमीफाइनल करते रहे साहब, पिछले 9 साढ़े 9 सालों में कितने बदलाव आ गए। अभी तो मैं तो सिर्फ ये मानता हूं कि हमें और अगला जनादेश 2024 में मिलने वाला उसको भी हम सेमीफाइनल ही मानते हैं। क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन तो वो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को कहा है कि 25 साल का अमृतकाल समाप्त होते होते भारत को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। त्रिवेदी साहब, टिकट वितरण के बाद जिस तरह से बवाल हुआ और उसको लेकर आपको लगता है कि बैकफुट पे बीजेपी आ गई और गौरव मतलब जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि इस बवाल के कारण जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी वो अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे, तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के हाथों से। देखिए एक और अगर उदयपुर संभाग की बात करें तो अभी तक कोई भी ब्राह्मण कम्युनिटी से टिकट नहीं दिया गया, एक बड़ा जातीय समीकरण जो है साधने की कोशिश की जाती है, तो कहीं कहीं विफलता रही बीजेपी की इसमें। अब देखिए जो आपने बात कही टिकट वितरण के समय कई जगहों पर एक से अधिक प्रत्याशी होते हैं, वो योग्य होते हैं, समर्पित होते हैं, परंतु वो सारी बातें तात्कालिक रूप से भावनात्मक आवेग खा सकता है, परंतु अब सारी चीजें क्रमशः स्थापित, क्योंकि हमारे और कांग्रेस के चरित्र में एक मूलभूत अंतर है। हम विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित पाए, कांग्रेस सत्ता प्रेरित लीडर आधारित पाए, इसलिए वहां पे टकराव अलग है। वहां तो आप देखते हैं। अच्छा ये बताइए ये 3 राज्यों में रहे, 3 राज्यों में एक जगह बताइए जहां ये 2 महीना फंसे, यहाँ गहलोत जी और पायलट जी, तो वहां कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, तो वहां सिंहदेव और भूपेश। मतलब कांग्रेस की तो पूरी स्थिति ये है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचे। अब जहां तक आपने कहा किसी समुदाय को प्रतिनिधित्व देना, हमारी पार्टी सरकार सभी समुदायों को बगैर कोई विचार किए हुए ईमानदारी से लाभ पहुंचाती है, पार्टी सभी को सम्मान और ध्यान देती है। मगर आपने कहा तो मुझे एक बात याद, देखिए राजनीति इस प्रकार की है कि एक समुदाय को तो फिलिस्तीन तक जोड़े रहो और दूसरे समुदाय को तरह तरह से तोड़े रहो, कभी उत्तर दक्षिण में तोड़े रहो, कभी तमिल हिंदी में तोड़े रहो, कभी अगले पिछड़े में तोड़े रहो। ये षड्यंत्र समझने की आवश्यकता है, और यह भी हो सकता है कि षड्यंत्र वहां से निकला हो क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, बयान नहीं था, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदी में कहेंगे तो हिंदू धर्म का समूल नाश, और उसके बाद ये बातें हुई हैं। इसलिए जब वो जाति पंथ की बात करते हैं तो उनका दोहरा चरित्र बहुत साफ है। सर एक सेकंड है ना, कांग्रेस की एक राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयपुर आए थे, उन्होंने ये कहा था कि राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी है उन्हें अभी भी जातिगत के हिसाब से उन्हें कई मंदिरों में नहीं जाने देते हैं, और है ना बीजेपी खुद ही उनका मतलब तिरस्कार करी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए झूठ की इंतहा होती, वास्तविकता ये थी। पहली बात, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में विरोध करने का, उनके पहले अभिभाषण का बहिष्कार करने, उसके बाद उनके लिए राष्ट्रपत्नी जैसे आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करना, उसके बाद उस पर निर्लज्जता से अड़े रहने वाले, कहते हैं हिंदी भाषी नहीं इसलिए। अरे भाई ये बताइए, सोनिया गांधी जी तो इटालियन भाषी हैं, उनसे आज तक ऐसी गलती नहीं हुई कि पति पत्नी का मतलब क्या होता है, और आप कह रहे हैं कि नहीं है, ये आपके मन की भावना है। घटना तो उसको मैं स्पेसिफाई कर दूं, क्या होता है कि जो जगन्नाथ मंदिर के अंदर जिस दिन रथ यात्रा निकलती है उस दिन किसी को भी अंदर जाने का अधिकार सिर्फ 1 दिन के लिए होगा, बाकी सब जगह लोग बाहर से ही दर्शन करते। तो इसलिए रथ यात्रा वाले दिन जो वहां उपस्थित थे, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी थे, अश्विनी वैष्णव जी थे, वो रथ यात्रा के हेतु से गए थे, इसलिए वो वहां पे थे जहां से विग्रह निकाले जाते, और बाकी दिन वो होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ झूठ और प्रपंच का साम्राज्य। वैसे मुझे आपने कहा तो याद आ गया, माननीय उपराष्ट्रपति आते हैं
सिर्फ राजस्थान ही एक राज्य है जहां के मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल में उनको रिसीव करने नहीं जाते, जबकि उपराष्ट्रपति राजस्थान से। हर जगह राज्य सरकार जो प्रोटोकॉल देती है, जो व्यवस्था में लोग रहते हैं, उससे भी कम रहते हैं, और मुख्यमंत्री कभी मिलने नहीं गए। जबकि मैं एक और बात कह दूं, ये एक सुखद संयोग है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो स्थिति बनाई है कि दोनों सदनों का संचालन राजस्थान की धरती के लोग करें, लोकसभा और राज्यसभा। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब विधानसभा का भी संचालन इस बार भारतीय जनता पार्टी का ही कोई व्यक्ति राजस्थान सर राजस्थान से बाहर होकर कब चलता है। और देखिए, आप दोनों के डायमेंशन को समझो। हम 1951 से लेकर आज तक 72 साल में एकमात्र राजनीतिक दल है, इसका कोई वर्टिकल डिवीजन नहीं। कई बार हमारे यहाँ से भी कुछ नेता पार्टी छोड़ के गए, परंतु उन्हें एहसास हुआ जो मान सम्मान स्वाभिमान उन्हें भाजपा में मिला वो कहीं नहीं मिला, सब सौहार्द को करके वापस। इनका जो छोड़ के गया पार्टी साफ। इसलिए आप देखिए ना, ममता बनर्जी भी कांग्रेस में थी, शरद पवार भी कांग्रेस में थे, जगन मोहन रेड्डी भी कांग्रेस में थे, तो इसलिए उनके यहाँ का जो द्वंद्व है वो बहुत भीषण है। त्रिवेदी साहब ने कह रहा कटारिया की कमी को क्या मेवाड़ पूरा कर पाएगा? वो राज्यपाल बन गए और उनका जो वर्चस्व था, उस वर्चस्व को उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में यहाँ के लिए बहुत सकारात्मक, प्रभावी, अद्वितीय काम किए हैं। हमारे जो उनके उत्तराधिकारी हैं ताराचंद जी जैन साहब, निश्चित रूप से उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए और बेहतर तरीके से उन्हीं के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। और हमारे फूल सिंह जी, मैं ये भी कह दूं, देखिए संयोग से ताराचंद जी है, फूल सिंह जी, घनघोर अंधकार जब होता है उसके बाद तारा चमकता है। तो मुझे विश्वास है कि तारा चमकेगा और तारा चमकने के बाद फूल खिलता है, और फूल खिलने के बाद मेवाड़ का जो प्राचीन चिन्ह है सूर्य, वो चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। तो जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत 21वीं सदी में प्रखरता के साथ चमक रहा है, तो प्रखरता की यह धरती भी उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगी। त्रिवेदी साहब, मेरा एक सवाल था कि राजस्थान में ईडी की कार्रवाई पे कांग्रेस लगातार कह रही है कि बीजेपी के नेताओं को हमारे किसी भी नेता के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इस पे पार्टी का आपका क्या कहना है? देखिए, जो जांच और भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई है वो और राजनीतिक चुनाव, इसका कोई आपस में संबंध नहीं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, 2014 के बाद हमारी सरकार आई है, वो 2014 से पहले ये बता दें कि उनके किसी नेता को कभी उसने जांच एजेंसियों या कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटे। मनमोहन सिंह जी की बात नहीं कर रहा। टीवी नरसिम्हा राव भारत के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पद से हटने के बाद कचहरी में खड़ा होना पड़ा भ्रष्टाचार। स्वर्गीय राजीव गांधी जी पहले प्रधानमंत्री थे जो भ्रष्टाचार के आरोप के घेरे में थे। लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले, बताइए। 86 में राजीव गांधी जी लपेटे में, 93 में आए नरसिम्हा राव जी, 97 में लालू जी जेल चले गए, पर्ची फाड़ने 2014 के बाद। इसलिए भ्रष्टाचार कांग्रेस का स्वाभाविक सहज चरित्र है। इसलिए अगर आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, ये उनके नेचर में रिफ्लेक्ट होता है, उनकी प्रकृति का हिस्सा है। दूसरी तरफ मोदी जी का बहुत स्पष्ट कहना है कि हम भ्रष्टाचार से प्रभावी और निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। और इसीलिए आप देखिए, एक वो सरकार थी जिसमें 1 रुपया चलता था 15 पैसे पहुंचता था, अब 100 का 100 पैसे